होल्ड कर पाना पॉसिबल नहीं हो सकता मे बी। तो मिनिमम 8 GB रैम पावर बीआई के लिए, और SSD 512 भी चलेगी, 256 भी चलेगी। तो इस उसमें है ना पावर बीआई थोड़ा अच्छे से प्रोसेस हो पाएगा। SSD में पावर बीआई आपका इतना ज्यादा लोड ले जाएगा कि आपका एक एक ग्राफ एक एक घंटे में डिजाइन होता है। सर आप क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर लें, फिर ये बाद में कर लेंगे इसको। ठीक है, सो आप इसको प्रोसेस होने दो, बीच में आप मेरे को बता देना अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो आप पूछ लेना बीच बीच में, अपन कर देंगे। इसके बाद दोबारा से ही इंस्टॉल करना है ना, बस कुछ और तो नहीं है? नहीं, इसके बाद मैं इंस्टॉलेशन बताऊंगा आपको, कुछ पार्ट्स हैं बस वही वही अपन इंस्टॉल करेंगे, बाकी कुछ भी इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? सर एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा ना सब, तो पैरेलल वर्किंग रखते हैं ऐसा, तो थोड़ा हाँ, मैं इसलिए अभी सिर्फ थ्योरी करा रहा हूँ। ठीक है, पहले मुझे इंस्टॉलेशन चाहिए। अगर इंस्टॉलेशन होगा तो ही आपको एसक्यूएल में मजा आएगा जब आप काम करोगे। इसमें तब तक बिल्कुल भी मतलब आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसमें मेरे को काम भी आपको देना पड़ेगा ना उस हिसाब से। फिर ओके, लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, ये फाइल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा एसक्यूएल ट्यूटोरियल का, है ना। एक पीडीएफ भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है, कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। ठीक है, सो आप है ना उसके अंदर इसके हम लोग चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं एसक्यूएल में, कैसे वर्कआउट करते हैं। ओके, सो व्हेन वी स्टार्ट द एसक्यूएल ट्यूटोरियल, तो पहले मैं सबसे पहले दो चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगा, टूल सॉफ्टवेयर और आपका एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज। इन दोनों चीजों को क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, कि दोनों चीजों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो पहला जो हमारा एजेंडा है, बहुत सिंपल सा एजेंडा है कि पहला हमारा एजेंडा क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। एक्चुअली डेटाबेस हमारा है क्या, डेटाबेस आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं। बेसिकली मैं आपको बेसिक फॉर्मेट समझाऊंगा कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है। आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बिकॉज ऑफ दैट ये डीबीए वालों का काम होता है, बट फिर भी हम इसको स्टडी करके रख रहे हैं साइड बाय साइड, कि इन केस हम किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं तो हम बहुत आसानी से निकल जाए। ओके, एंड द थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज कौन सा होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसमें कितने लेवल्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक पीडीएफ मैंने आपको भेजी हुई है, इट्स रिलेटेड टू दी डेटाबेस पार्ट। ओके, पुराने टाइम में हम क्या यूज करते थे और आज हम क्या यूज करते हैं, और हमारे इस डेटाबेस का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा हाई क्यों है as compared to traditional file system, like an Excel, Google Sheet, and like all these things. So we'll start with the what is database. So अच्छा, database start करने से पहले तो एक वर्ड बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, डेटा। तो ये शायद मैंने आप लोगों से पहले भी पूछा है कि एक डेटाबेस है, एंड डेटाबेस को समझने के लिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आपके घर का जो किचन होता है ना, वो सबसे कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में से एक होता है। अगर आप बहुत ध्यान से उसको समझोगे तो वो सबसे कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होता है। एंड इफ यू मैनेज द किचन, सो यू कैन इजीली मैनेज दिस डेटाबेस। ओके, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि किचन में कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है और कौन से पर्टिकुलर पार्ट से एक्सेस करना है, पैच करना है, यही सारा काम। ऐसे ही सिमिलर वर्क हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, यानी कि हम जो डेटा स्टोर करते हैं उस डेटा के साथ में भी हम वैसे ही काम करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस पे जाने से पहले हमें दो चीजें पता होना चाहिए कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। अच्छा, आप दोनों में से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। चलो एक चीज बताओ, पहले डेटा क्या होता है आपके अकॉर्डिंग। यस, कम्युनिकेट करते हुए चलेंगे तो बोर नहीं होगे डेटाबेस के अंदर। स्टैटिस्टिक्स सर। हाँ जी, क्या फिर से बोलो।
सेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है डेटा। स्टैटिस्टिक्स इज काइंड ऑफ मैथमेटिक्स ना, इट्स वी कैन सेट की स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्रोच हो सकती है। सो एक और आप डेटा मैनेज भी करते हो डेली बेसिस पे, दोनों ही लोग मैनेज करते हो। सो व्हाट इज डेटा अकॉर्डिंग टू यू? एनी आइडिया? सो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिखा, क्या चीज लिखी, लाइक फॉर एग्जाम्पल अडानी लिखा। सो व्हाट इज अडानी? अडानी क्या है आपके लिए? यस, कुछ बताना चाहो? बिजनेसमैन। ओके, सो फजलुर आपने बोला बिजनेसमैन। श्वेता व्हाट अबाउट यू, आपके अकॉर्डिंग अडानी क्या है? Okay. सो डेटाबेस भी हो सकते हैं सर। कुछ भी हो सकता है। सो अडानी राइट नाउ, जब मैंने अडानी बोला तो अडानी क्या हुआ? इट्स एन रॉ फैक्ट फॉर यू। वो अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो किसी भी तरीके से कोई उसका वैल्यूएशन नहीं है, कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं है। अडानी इज जस्ट एन रॉ डेटा। सो समथिंग इज नॉट प्रोसेस्ड। yes, something is not processed, we can say that it's an unstructured format। सिंपल सी चीज, एक ऐसी चीज हमारे पास आ गई, दिस इज एन रॉ मटेरियल। होता है ना, रॉ मटेरियल है, उसके बाद फ्लास्क या यूटेंसिल्स वगैरह कुछ बनता है। स्टील ऐसा तो होता नहीं है जैसे हमारे घर में यूटेंसिल्स है, वैसा तो नहीं है। वैसे स्टील इज स्टील, वो एक रॉ मटेरियल है, उसका कुछ भी बना सकते हो। जब कोई डेटा सिर्फ और सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म तो बहुत अलग हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता, या किसी भी डेटा को किसी भी फॉर्मेट में नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने अडानी लिखा हुआ है तो अडानी इज व्हाट? अडानी एक पर्सन का नेम भी हो सकता है, अडानी एक बिजनेसमैन के टाइकून को भी बोल सकते हैं हम, अडानी एक कंपनी भी हो सकती है, अडानी एक कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीज दैट इज कॉल्ड डेटा। और जब इस डेटा को हम इंफॉर्मेटिक फॉर्मेट में पहुंचा देते हैं, लाइक फजलुर ने अभी एक आंसर दिया कि इट्स अ बिजनेसमैन, ठीक है, तो वी सेड अडानी इज अ बिजनेसमैन। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, तो इंफॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस क्या होगा? डेटा इज व्हाट? इट्स एन रॉ फैक्ट। Information is what? A meaningful data or processed data is called what? Information. Okay, so we use the information, we collect the information, we mine the information basically. Okay, so first of all अब बात आती है डेटा और इंफॉर्मेशन हमने समझ लिया। अब पोर्शन आता है हमारा डेटाबेस को लेके। व्हाट इज डेटाबेस? सिंपली इट्स एन कंटेनर। व्हाट? इट्स एन कंटेनर जिसके अंदर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं। Like for example, it's anything, your bag, office bag, हम ऑफिस जाते हैं, we stored our laptop, headphones, charger. So that particular bag is called what? Database. ठीक है, वो क्या हो गया? डेटाबेस हो गया। योर वार्डरोब इज ठीक है, वो भी आपका क्या है? डेटाबेस है। योर पर्स इज व्हाट? डेटाबेस। तो डेटाबेस इज व्हाट? वेयर वी कैन कलेक्ट और वेयर वी कैन स्टोर दी डेटा। बट डिफरेंस क्या आ जाता है यहाँ पे? अगर हम बात करें, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट वाला। सो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा stored in electronic format. If someone asks, you know the database, so what is the database according to you? When we stored any kind of data, or we can say that we stored the organized data in an electronic format, that particular area, that particular software जहां पर हम उसको स्टोर कर रहे हैं, वो जो कंटेनर है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। सो एक्सेल को मैं डेटाबेस कंसीडर कर सकता हूँ? यस और नो? एक्सेल को हम डेटाबेस कंसीडर करें, है ना? तो क्या हम उसमें भी डेटा स्टोर करते हैं? तो डेटाबेस इज व्हाट? डेटाबेस इट्स अ कंटेनर, ठीक है, और ठीक है, एक स्टोरेज एरिया। अब डेटाबेस में हमें करना क्या क्या होता है? यू कैन एक्सेस द डेटा, ठीक है, यू कैन मैनिपुलेट द डेटा। सो एक अपडेट मेरा गलत लिख गया है,
अपडेट नहीं होना था, मेरे को मैनिपुलेट तक रहना था, मैनिपुलेट के अंदर ही अपडेट भी आ जाता है, ठीक है, और एक्सेस भी मैनिपुलेट के अंदर आ जाता है। तो इसमें एक चीज होता है कि इसमें हम वो पार्ट मैं मॉडिफाई कर दूंगा। तो इसमें एक पार्ट होता है कि वी कैन क्रिएट द डेटा बेस, हम क्रिएट भी कर सकते हैं, बट डेटाबेस से हम कोई डेटा अगर स्टोर है उसको रिट्रीव कर सकते हैं और किसी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, या कोई डेटा हमारा खराब हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वी कैन अपडेट और वी कैन मैनिपुलेट द पर्टिकुलर डेटा। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से ऑपरेशंस होते हैं, वो 4 ऑपरेशंस हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। ओके, सेकेंड वन इज व्हाट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस की तो हमने बात कर ली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम इज व्हाट, हम लोग सारे वर्किंग है, ठीक है, काम कर रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं। सो हर जगह का एक पर्टिकुलर टर्म्स एंड पॉलिसी होता है हर जगह का, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ भी रहे हो, सो मैं ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा हूँ, सो देयर इज ऑल्सो अ टर्म्स एंड पॉलिसी एंड वर्किंग मॉडल, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैनेजमेंट सिस्टम। So DBMS is what? DBMS is not a database. Database एक कंटेनर ही है। DBMS is what? It's a software जो कि आपको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिखाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है क्रूड ऑपरेशन या कर्ड ऑपरेशन हम उसको बोलते हैं, यानी कि CURD, कर्ड। C means C stands for create, U stands for update, R stands for read एंड डी स्टैंड्स फॉर डिलीट। तो हमें जब इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है तो हम किसके अंदर परफॉर्म करते हैं? डीबीएमएस सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो डीबीएमएस इज अ व्हाट? डीबीएमएस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेज डेटाबेस। सो ये आपको पूरा, आपको क्या स्टडी करना है? आपको डीबीएमएस स्टडी करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग स्टडी करने वाले। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जैसे मैंने आपको MySQL इंस्टॉल करवाया, कई कंपनीज के अंदर SQL सर्वर होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको SQL सर्वर मिलेगा और कुछ कंपनीज में आपको MySQL मिलेगा। इट्स डिपेंड्स वो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। शेयर पॉइंट में आपको SQL सर्वर मिलेगा, समटाइम्स यू विल डील विद द CSV फाइल्स आल्सो, ठीक है। शेयर पॉइंट के साथ में आप कनेक्टिविटी भी कर सकते हो शेयर पॉइंट के साथ। एंड SAP रहता है, SAP HANA मिलता है, पोस्टग्रेस, this is called DBMS system, Oracle, this is called DBMS system, ठीक है, ये भी हमारा DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं these are called what? DBMS सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो SQL इज अ डिफरेंट थिंग। SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग में कंसिडर नहीं होती है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। वो किसके अंदर कंसिडर होती है? क्वेरी सेक्शन में कंसिडर होती है, ठीक है। अब आपका सेकंड पोर्शन क्या होता है? वो क्वेरी में कंसिडर होती है, एंड ये जो है ये क्या है? सॉफ्टवेयर है जिनके ऊपर वो क्वेरी काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, डेटाबेस टाइप ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। कितने टाइप के डेटाबेस आर्किटेक्चर होते हैं? इट्स वेरी सिंपल एंड सोवर फॉर्मेट, बहुत सिंपल सोवर फॉर्मेट में मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 3 टायर होते हैं, सिंगल टायर, 2 टायर एंड 3 टायर। सिंगल टायर आर्किटेक्चर क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है, थ्योरी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज रीडली अवेलेबल ऑन द क्लाइंट मशीन. Any request made by client doesn't require a network connection to perform the action on the database. So पहले जो MySQL 5 था, पुराना वाला, पहले जो सिस्टम हुआ करते थे Oracle 998 आई, उनमें क्या होता था कि वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते थे। अभी क्या होता है? अभी आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होते। जैसे हमने अभी जो किया वो भी हमारा सिंगल टायर में नहीं आएगा, वो 3 टायर आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो सॉफ्टवेयर का क्या होगा? वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे, आपके सिस्टम में ही चलेंगे, आपके सिस्टम में ही सारी चीजें कवर अप होंगी, उसमें कोई भी नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत आपको नहीं होती है। आपको किसी भी टाइप का कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई लोकल होस्ट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप सिंगल टायर को अपने सिस्टम के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं बात करूं CBSE बोर्ड के अंदर अभी भी MySQL 5 पढ़ाया जाता है, ठीक है। सेकेंड वन है 2 टायर,
थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें डायग्राम मिल गया था। तो डायग्राम में बस एक चीज हमारे पास एड ऑन हुई, दिस इज एन क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मशीन क्या हुआ, जैसे आप लोग चीज को पढ़ रहे हो, यू आर द क्लाइंट एंड आई एम योर सर्वर मशीन, जिससे आप सर्विस कलेक्ट कर रहे हो। तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे, मतलब सपोज आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे, मैं उसका आंसर दूंगा। दिस इज द व्हाट, देयर इज सम नेटवर्क कनेक्शन जिससे हम उस डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यू आर द डेटाबेस यूजर और डेटाबेस एप्लीकेशन कहाँ है, आपके सिस्टम के अंदर है, एंड यू नीड टू कनेक्ट टू दी सर्वर। और सर्वर पे क्या है, सर्वर पे एक डेटाबेस सिस्टम है। सपोज मैं डेटाबेस सिस्टम हूँ, आप डेटाबेस यूजर हो और आपको कोई क्वेरी करनी है, तो यू आर जस्ट राइट अ क्वेरी, आपने कोई क्वेरी करी और वो रिक्वेस्ट मेरे पास आती है, मैं आपको दे दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टू टायर आर्किटेक्चर। तो इसमें डीबीएमएस एप्लीकेशन का है, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट मशीन पे अवेलेबल है, सर्वर मशीन पे अवेलेबल नहीं है। थ्री टायर आर्किटेक्चर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस आता है कि यहाँ पर क्लाइंट डीबीएमएस एप्लीकेशन अलग हो जाएगा और सर्वर डीबीएमएस एप्लीकेशन अलग हो जाता है। इट्स मोर सिक्योर देन टू टायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन बिल्टअप नहीं होता, नेटवर्क कनेक्शन तो रहता ही है, डायरेक्ट कनेक्शन बिल्टअप नहीं होता। यहाँ पे जो क्वेरी आप रन करोगे वो क्वेरी सेम टू सेम सर्वर पे भी रन होनी चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, सर्वर पे जो भी डेटाबेस सिस्टम है वो उसके उसमें कन्वर्ट होके देन अगर वो एक्सेस होती है तभी आपको डेटा रिट्रीव होगा, अदरवाइज डेटा रिट्रीव नहीं होगा। ओके, दीज आर द थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो बेसिकली 3 टायर होते हैं हमारे इसको इन्वॉल्व करने के लिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। सो दिस इज अ मेजर पार्ट फॉर अस, क्योंकि हम बेसिकली सारा काम हम किस पे करने वाले हैं, इसी पे करने वाले हैं, किस पे, एसक्यूएल के ऊपर। और हम जो डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, दैट सॉफ्टवेयर नेम इज व्हाट, मायस्क्यूएल। ओके, तो मायस्क्यूएल सॉफ्टवेयर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके साथ में हम सारा इंटरेक्शन और सारा वर्किंग उसी पे करेंगे। सो एसक्यूएल के बारे में आपको मैं पहले बता दूं, एसक्यूएल इज व्हाट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको सीक्वल भी बोला जाता है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम कभी भी एज अ डेटा एनालिस्ट हम कभी भी मेंशन नहीं करते वी आर कंफर्टेबल विद एसक्यूएल सर्वर, वी आर कंफर्टेबल विद मायस्क्यूएल, नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं कि हमें एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज आता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर ऑल द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको आप स्टडी करोगे तो आप इस पे जो क्वेरी लिख रहे हो थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आते हैं, बट क्वेरी स्ट्रक्चर एंड उसकी पॉलिसीज, उसकी जो थ्योरी है, उसका जो पॉलिसी है, किसी भी टेबल के साथ में आप वर्किंग करते हो तो उसका एक सर्टेन पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं। वो जो पॉलिसी है वो सिमिलर होती है, हर जगह सिस्टम सेम ही फॉलो अप किया जाता है। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये स्टैंडर्ड है, अलग से नहीं। तो डेटाबेस में अगर आपको कोई भी चीज स्टोर करनी है या कोई भी चीज अपडेट करनी है या कोई भी चीज मॉडिफाई करनी है तो आप क्या यूज करोगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि सीक्वल हम लोग यूज करते हैं उसके लिए। अभी आपको एक्सेल में मजा आता है, आप एक्सेल यूज कर रहे थे, यू कैन सी काफी सारी चीजें मॉडिफाई हो रही थी, पर उसके बाद हमने पैंडास वगैरह पढ़ा, नमपाई पढ़ा, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि यार एक सिंगल क्वेरी पे मॉडल बना के हम उसको डायरेक्टली प्रोसेस भी कर सकते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हम बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोग्राम। एसक्यूएल में भी आपका कुछ इसी तरीके से होता है। इवन एसक्यूएल के साथ में जब आप डील करोगे तो यू कैन इजीली यूज एसक्यूएल और आप एक्सेल से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, बिकॉज ऑफ दैट इस पे जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो बहुत क्विकली बनती हैं एज कम्पेयर टू एक्सेल। अब पॉइंट आता है, तो एक्सेल ही क्यों, एक्सेल क्यों यूज करते हैं हम, सीधा सीधा एसक्यूएल क्यों नहीं यूज कर लेते फॉर डेटा एनालिसिस पर्पस। सो कई बार सॉफ्टवेयर में डिफरेंस होता है, कई जगह से मैंने बोला ना, कई बार डेटाबेस जैसे शेयर पॉइंट यूज करते हैं हम लोग, तो वी विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल कनेक्ट दी सीएसवी फाइल्स आ रही होती है हमें उसमें, कई बार हमारे पास डेटाबेस आ रहा होता है। तो कई बार कई चीजें ऐसी होती है जब आप एसक्यूएल के साथ में आपको डीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सीएसवी फाइल यूज करनी पड़ती है। तो आपको इसलिए एक्सेल पे भी वर्किंग आनी चाहिए फॉर द डेटा एनालिसिस पर्पस।
या डेटा साइंस पर्पस। अगर हम इस पे बात करें एसक्यूएल पे, तो एसक्यूएल में और एक्सेल में डिफरेंस क्या आ जाता है, क्या बेनिफिट है दोनों के बीच में? दोनों ही डेटाबेस यूज कर डेटा स्टोर कर रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करें, एक्सेल में भी उतनी सिक्योरिटी, उतने पैनल्स हम लोग उसमें भी डिजाइन कर सकते हैं, उतने एक्सेस हम उसमें भी दे सकते हैं, गूगल शीट पे भी दे सकते हैं। तो एसक्यूएल में क्या है, पहला पॉइंट एज कंपेयर टू सिक्योरिटी बेसिस पे बात करें, बाय यूजिंग the simple traditional file format like Excel, WordPad, Notepad, Google Spreadsheet, इन पे जो सिक्योरिटी लेवल है एज कम्पेयर टू MySQL और अदर एसक्यूएल सिस्टम, इनमें ज्यादा अच्छी मिलती है। दूसरा, इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब अगर आप इस पे 10 लाख डेटा लोड कर दो, ये लोडिंग लेते हुए रह जाएंगे या आसानी से लोड नहीं कर पाते, बट एसक्यूएल कुछ सेकेंड्स में आपका डेटा प्रोसेस कर सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो मुझे लगता है, दैट इज अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और जैसे आप एक्सेल में कोई चीज मैनिपुलेट कर रहे हो, आजकल तो ट्रिक्स हैं, बहुत सारी चीजें सिनेरियोज हैं, हम उसमें बहुत आसानी से प्रोसेस कर लेते हैं। बट एसक्यूएल में क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है, तो कभी भी इसका स्टैंडर्ड चेंज नहीं होता मार्केट के अंदर। तो जो स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, वही स्टैंडर्ड आपको कंपनीज में भी सिमिलर फॉर्मेट में मिलेगा, सब जगह आपको सेम फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट भी मैं आपको लोड करके बताऊंगा, मतलब 5.5 लाख 10 लाख डेटा के साथ में आपको वर्कआउट कराऊंगा। जैसे आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, यू आर इंटरैक्टिंग विद दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बाय यूजिंग एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में बेसिकली देखें तो 4 लेवल्स मैंने डिवाइड करे हैं, बट बेसिकली इसमें 3 लेवल होते तो 5 है, बट 3 लेवल्स पे हमारा काम चलता है। बट मैंने इसमें 4 लेवल डिवाइड करे, क्यों? ताकि थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर सके, अपने दिमाग को सेटल डाउन करके रख सके। फर्स्ट वन इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या बोलता है, व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट, यानी कि स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, एक डेटाबेस, मतलब आप एक्सेल को लेके एग्जांपल सेट करूं, तो आप एक एक्सेल वर्कबुक में एक शीट बना रहे हो, उस शीट में आपने एक फ्रेमिंग करी कि मेरे इतने कॉलम्स हैं, ये इनके डेटा टाइप फॉर्मेट्स रहेंगे, वो आपने सेट कर दिया, ये इसका फॉर्मेट रहेगा, इस तरीके से ये डेटा मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, ये कंस्ट्रेंट रहेंगे, वो सब भी आपने सेट कर दिया उसके अंदर। तो वो सारी चीजें एसक्यूएल में हम किसके थ्रू करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द थ्री क्वेरी फॉर्मेट्स, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटा। एक होता है क्रिएट, सिंपली बता देता हूँ, एक होता है क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉ। ओके, second one is data manipulation language. Manipulation is what they are molding the data and update the data, insert the new data and delete the old data. ठीक है, अगर आप कोई डुप्लीकेसी हटाना चाहते हो, या कोई डेटा आप रिमूव करना चाहते हो, या डेटा में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, so you need to work on the data manipulation language. इसमें 3 चीजें काम करती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, एंड द थर्ड वन मैंने अलग किया है, बट थर्ड वन आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, आप उसको अलग से नहीं बोलोगे कभी भी। तो इसको मैंने डेटा क्वेरी लैंग्वेज इसको नाम दिया था, बिकॉज कई बार मुझे समझाने में दिक्कत होती थी कि सिलेक्ट से मैनिपुलेशन कैसे होगा। सिलेक्ट बेसिकली क्या करता है, आपका डेटा रिट्रीव करता है। कोई भी बड़ा डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, so you need to use what, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, दैट वन इज सिलेक्ट। इस पे हमारा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा, किसके अंदर, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। ये वाला जो पोर्शन है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, ये थोड़ा सा हमारा वीक पॉइंट होता है, एज अ डेटा एनालिस्ट पर्पस में बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है, बिकॉज हम लोग इससे इंटरेक्ट कम करते हैं। बट हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। वी कैन एक्सट्रैक्ट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट ऑफ डेटा हम बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, हमारा काम इससे भी बहुत ज्यादा चलता है, डेटा मैनिपुलेशन से वी नीड टू अपडेट, समटाइम्स वी नीड टू डू सम चेंजेस इन द डेटाबेस, तो हमें इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और टेबल स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन में भी कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो वी यूज द ऑल्टर कमांड। मैं आपको इसके बहुत सारे पैटर्न्स बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो। ओके, एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज वर्क ऑन द सर्वर बेस्ड फॉर्मेट। ये ग्रांट एंड रिवोक, अगर आप कोई चीज प्रोसेस कर रहे हो, कमिट करना है, तो यू कैन कमिट फॉर द परमानेंट पर्पस
आपको कोई पर्टिकुलर प्रिविलेजेस आपको रिवोक करने तो यू कैन रिवोक द पर्टिकुलर प्रिविलेजेस। सो दिस इज अ पार्ट जो एसक्यूएल क्या हमें स्टडी करना है बेसिकली। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन आपके मन में इन सब चीजों को लेके? कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है। सो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा हुआ था, अब मैं वो पीडीएफ ओपन करने वाला हूँ। उस पीडीएफ पे हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, देखेंगे। यस, कोई क्वेरी है? सर ये डेटाबेस के लिए एवरी टाइम सर्वर का रिक्वायरमेंट रहता है ना सर? यस, अभी आपको विदाउट सर्वर कोई भी डेटाबेस नहीं मिलेगा। क्लाइंट बेस्ड अब हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं, हमारे सारे सर्वर बेस्ड रहते हैं अभी भी। जैसे आपको मैं MySQL अपने में दिखा देता हूँ। सो दिस इज माय MySQL वर्कबेंच। तो मैंने भले मेरे में मैं ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं हूँ, आई एम यूजिंग अ लोकल होस्ट सर्वर। सो यू कैन सी मेरे पास अलग अलग होस्ट है, ठीक है। दिस इज माय डिफॉल्ट होस्ट जो आप लोगों के में भी बन रहा था। ये मैंने एक अलग से बना रखा है, ये मैंने एक अलग से बना रखा है। और यहाँ पे आप देखो मेरे पोर्ट नंबर सेम है, लेकिन मेरे आई एड्रेसेस जो है ना उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैंने एक सिंगल कनेक्शन पे सारे के सारे ये अलग अलग कनेक्शंस बना रखे हैं, ठीक है, सिंगल लोकल होस्ट के ऊपर। अगर मेरे पास जैसे मैं क्लाइंट का भी हैंडल करता हूँ तो क्लाइंट के लॉगिन आईडी पासवर्ड से हम उसके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट सर्वर ये वर्कआउट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, तो व्हेन आई लॉग इन दिस वन, मैं एक कोई भी पार्ट लॉग इन कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने इसको लॉग इन किया तो यू कैन सी एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो आप देखोगे, मैं आपको सर्वर भी दिखा देता हूँ, उसका सर्वर का है। ये तो मेरे डेटाबेसेस हैं, डमी डेटाबेसेस सारे। सो स्क्रॉल डाउन चला गया इसका। सो बेसिकली सर जब एंटरप्राइज वर्क रहेगा तो विल बी यूजिंग द लोकल सर्वर जो एंटरप्राइज नहीं में नहीं रहेगा, नहीं, right? आप कंपनी के बेसिस पे बात कर रहे हो ना। व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद द कंपनीज यू नीड टू लॉग इन द ऑफिशियल सर्वर। सो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग जीसीपी पे यूज करते थे तो एक क्लाउड सर्वर हमें मिलता था पूरा कंप्लीट, उसी पे हम एसक्यूएल सर्वर की क्वेरीज रन करते थे। तो काइंड ऑफ थिंग आपको सर्वर तो मिलेगा। सो देयर इज लाइक दिस टाइप वी कैन आल्सो मैनेज द सर्वर्स, और आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। ये अभी भी लोकल नहीं चल रहा है, मतलब अगर मैं बात करूँ एक थोड़ा सा सिनारियो देखो, तो इन्होंने जो इन्वायरमेंट अभी हमें क्रिएट करके दिया है वो एग्जैक्टली वही वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया है जो हम लोग कंपनीज में देखते हैं लाइव। सो वी हैव अ सर्वर। अगर ये सर्वर मैंने बंद कर दिया तो उस टाइम पे क्या होगा? यू कैन सी अगर मैं सर्वर स्टॉप कर देता हूँ तो यू कैन सी मेरा सर्वर स्टॉप हो जाएगा ना। तो यू कैन सी मेरा सारा सिस्टम रुक जाएगा, मैं इस पर कोई भी वर्कआउट नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। इट विल टेक टाइम। तो सर्वर क्या होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप ऑफिस में अच्छे भी यही होते हैं कि अगर आपको काम नहीं करना है, आपका सर्वर चला गया, यू आर फ्री। जब तक सर्वर नहीं आएगा तब तक कभी काम नहीं होगा, ठीक है। सर्वर कंटिन्यूसली रनिंग मोड में रहना चाहिए। एक यही चीज होती है जो बार बार जाती है कंपनी के अंदर। देखो अभी मेरा खुद का फंस गया, ठीक है। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ये कंपनी में आपको भागना है काम से, या आपको काम डिले करना है, या कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन स्टॉप द सर्वर। आप कर सकते तो कर लो, और उसके साथ आप प्रोसेस कर लो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है बिकॉज सर्वर आर मैनेज्ड बाय द थर्ड पार्टी फॉर्मेट्स। सो उसकी टीम अलग होती है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम कि आपकी सर्विस नहीं रुकनी चाहिए कभी भी। अगर सर्वर क्रैश हो गया, एक 10 मिनट के लिए भी सर्वर जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, उसी में लॉस हो जाता है कंपनीज को। तो बोलो क्या, मैं फंस गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया। तो यू कैन सी सर्वर एक ऐसी चीज है जो आपका सिस्टम कितना भी हैवी हो वो आपके सिस्टम के बैंड बजा सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी ये वर्किंग करता है कि नहीं करता। अगर ये नहीं कर रहा है तो विल डू वन थिंग, मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ।
टर्मिनेट करके मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, बेटर ऑप्शन ये है। तो मेरा तो चल रहा था, बट मैंने फिर भी आपको दिखाने के लिए उसको नॉर्मली बंद कर दिया था। सो वी कैन लॉग इन विद दिस एंड रूट। ठीक है, सो अभी आपको मैं सर्वर फिर से दिखा देता हूँ, तो आप देखोगे तो मेरा सर्वर अभी वर्किंग में होगा। तो अगर इस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहा है, दैट मीन मेरा सर्वर कंप्लीटली वर्कआउट कर रहा है। ओके, सो जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे, यू नीड टू चेक दिस वन कि आपको नेविगेटर में जाके उसका सर्वर चेक करना है। आप एसक्यूएल सर्वर यूज करोगे, वहां पर भी आपको सर्वर मिलेगा। ओके, यस, एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन भी है? सर क्विक थिंग, ये गूगल बिगक्वेरी में जैसे डेटा फेच करते हैं, तो वहां पे मैं कभी बेसिक ऐसी क्वेरीज डाल के छोटा मोटा डेटा निकाल लेता हूँ, तो दैट इज बाय स्टोर, वहां पे सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं रहता ना सर, तो दैट इज मैनेज्ड बाय गूगल। हाँ, वो भी तो सर्वर का ही कॉन्सेप्ट है ना। आप कनेक्टेड रहते होगे ना गूगल बिगक्वेरी में, राइट। विदाउट उसके तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। मैं भी उसको यूज करता था, गूगल बिगक्वेरी, गूगल क्लाउड में जो जीसीपी आपको बोल रहा हूँ ना, इट इज काइंड ऑफ थिंग, वो भी गूगल बिगक्वेरी के फॉर्मेट पे चलता है बिगक्वेरीज का, बस उसकी क्वेरीज लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, वो सिमिलर नहीं होता। उसमें आप जब क्वेरी लिखोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे मैं आपको जो क्वेरीज बताऊंगा उसका और बिग क्वेरी का थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, बिकॉज उसमें जो क्वेरीज होती है वो थोड़ी थोड़ी मैच करती है एसक्यूएल सर्वर से। जी, क्योंकि ना डेटाबेस वो ह्यूज रहता है, तो स्पेसिफिक डेटा Yes. निकालने के लिए नीड टू, तो बेसिकली वन ऑफ द रिक्वायरमेंट मेरा भी यही है। सो उसमें आपको हेल्प आउट मिल जाएगा। आपको मैं सजेशन दूंगा, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। बिग क्वेरीज के जो भी ट्यूटोरियल फॉर्मेट रहते हैं, उसमें अपन एक काम कर सकते हैं। जैसे बिग क्वेरीज के जो ट्यूटोरियल फॉर्मेट रहते हैं, बिग क्वेरीज की जो क्वेरीज होती हैं, वो आप साइड बाय साइड अगर ट्राई कर सकते हो, तो आप एक और पार्ट रेडी कर सकते हो अपना यहाँ पर बिग क्वेरी का। ठीक है, अगर आपने एसक्यूएल सर्वर का वर्कआउट किया हुआ है, तो आपको बिग क्वेरीज थोड़ी सी इजी पड़ेंगी काम करने में, है ना। और सेम ही रहता है एसक्यूएल, मैंने बोला ना, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिलेगा आपको जब भी डेटा फैच करना होगा, तो बिग क्वेरीज में भी आपको थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिलेगा, इतना कोई हैवी चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। ओके सर। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन? तो आप जो ऑटोमेट करने की बात कर रहे थे, वो गूगल बिग क्वेरीज के थ्रू ही कर रहे थे? नहीं सर, वो अलग है। ओके ओके, इसका है। ओके, एंड आप हाइप भी यूज करते हो, हाइप पैक वगैरह कुछ? नहीं सर, ये गूगल बिग क्वेरी का भी वो एक क्राउडसोर्स डेटा है ट्यूटेला, तो वो फेच करने के लिए कभी, वो भी बेसिक स्क्रिप्ट तो है, ज्यादा कुछ उसमें आता नहीं, तो आई एम नॉट यूजिंग इट टू द पोटेंशियल। ओके, तो वो तो कंपनीज में ऑलरेडी स्टैंडर्ड रहता है, ऑलरेडी क्वेरीज बनी रहती हैं, वही क्वेरीज आपको रन करनी होती है। हाँ, ऐसे ही करते हैं सर। तो उसमें अगर थोड़ा सा कमांड आएगा ना, तो काफी एनालिसिस अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, आप एसक्यूएल को स्ट्रॉन्ग करो, बिग क्वेरीज ऑटोमेटिकली आपको वो क्वेरी समझ में, वो स्क्रिप्ट्स आपको समझ में आने लगेगी ऑटोमेटिकली। ओके, सो दिस इज अ पार्ट, मैंने आपको सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा डमी में आपको दिखा रहा था। सो नाउ लेट वी स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट। बीच बीच में मैं थ्योरी छोटा छोटा अपन एक काम करेंगे, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, तो लाइक 15 to 20 minutes we will discuss about the theories and then we move to the query part. ओके, साइड बाय साइड हम क्वेरी चलाते रहेंगे और थ्योरी भी कंप्लीट करते रहेंगे, क्योंकि क्वेरी में आई नीड ओनली 15 to 20 minutes। मैं आपको डीडीएल के मैक्सिमम पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कैसे क्वेरी चलते हैं, बट आपको उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा डीडीएल कमांड्स और कमांड्स के ऊपर, ओके, क्वेरी सेक्शन पर। So let we start with the DBMS. Already we discuss about the DBMS, database management system is what. मैंने theoretical format पे लिख दिया है उसको, क्या क्या चीजें रहती है। So basically when we इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। इंटरव्यू क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अक्सर आपका जैसे फर्स्ट टाइम होता है एसक्यूएल में, यू हैव not much more experience in SQL, तो they are asking about the कौन से वो ऑपरेशंस हैं जो हम डीबीएमएस में परफॉर्म करते हैं या एसक्यूएल के साथ में परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली 4 ही ऑपरेशंस होते हैं, कोई भी फाइल होती है हम 4 ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट।
ठीक है। सो DBMS इज स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको मैं थोड़ा सा रीड अप कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इज अ सेट ऑफ एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट इनेबल यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस. DBMS provides a tool or an interface for performing various operations such as, जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, inserting, deleting, updating and create, okay, into the database. So it is a software enables the storage of data more compactly, okay, and securely as compared to file based system. So obviously बात है, मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होता है और बहुत ज्यादा लोडिंग नहीं लेता है, बहुत आसानी से आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट इसके अंदर प्रोसेस कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है, व्हाई वी आर नॉट स्टडी एसक्यूएल सर्वर, हम MySQL क्यों स्टडी कर रहे हैं। आपने बोला था इस कंपनीज में एसक्यूएल सर्वर सबसे ज्यादा प्रोसेस होता है। यस, एसक्यूएल सर्वर बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है, बट एसक्यूएल सर्वर को पढ़ने के लिए आपको टूल का भी नॉलेज होना चाहिए, बट टूल का नॉलेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसके अंदर, और एसक्यूएल सर्वर की जगह आप MySQL पे भी एसक्यूएल को सीख सकते हो, ठीक है। और टूल बेस्ड ट्रेनिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि फिर टूल बेस्ड ट्रेनिंग क्यों नहीं है। टूल बेस्ड ट्रेनिंग इसलिए जरूरत नहीं होती क्योंकि आपका टूल फिक्स नहीं होता है, यू नीड टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स। सो आपको जो बेस फॉर्मेट जो कंपनीज मांगते हैं दैट वन इज एसक्यूएल, वो एसक्यूएल आपके पास होना चाहिए, उसको आपको रेडी करना है स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ओके। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपने MySQL पे ट्रेनिंग लिया, MySQL पे क्वेरी रन किया है, एसक्यूएल सर्वर क्यों नहीं सीखा। और अगर आपने MySQL और एसक्यूएल सर्वर पे थोड़ा बहुत भी बोल दिया कि यस वी नो द एसक्यूएल सर्वर एंड MySQL, बट दोनों पे एसक्यूएल क्वेरी सिमिलर होती है, थोड़े माइनर डिफरेंसेस होता है, ये आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। फिर वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MySQL एंड एसक्यूएल सर्वर। सो MySQL इज बेसिकली हैंडल दी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा मतलब एक लार्ज बिग डेटा फॉर्मेट पर अगर मैं बात करूं तो बिग डेटा फॉर्मेट पर वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। कौन? MySQL बहुत ज्यादा 1 CR 2 CR डेटा वो प्रोसेस नहीं कर पाता, वो लोड ले जाएगा। उसी के बिहाफ पे हम क्या यूज करते हैं, एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, और वो टूल आपका बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत इजीली प्रोसेस कर सकता है। तो ये डिफरेंस होता है। जो बिग जाइंट्स कंपनी होती हैं दे आर वर्किंग ऑन ओरेकल डेटाबेस सिस्टम और एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस सिस्टम, और जो स्मॉल स्केल या मिड लेवल कंपनीज होती हैं जिन कंपनीज को इंटरनल डेटा मैनेज करना होता है या इतने ज्यादा क्लाइंटल डेटा मैनेज उनको नहीं करना है, सिंगल क्लाइंट के लिए अलग अलग डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो दे कैन मैनेज ऑल द डेटा ऑन व्हाट MySQL। तो ये डिफरेंसेस, ये चीजें आपको कंपनीज में देखने को मिलेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी एक बहुत बड़ा जाइंट है, तो दे आर यूजिंग MySQL, सॉरी एसक्यूएल सर्वर एंड द ओरेकल, क्योंकि उनका कैपेसिटी अच्छा खासा है। जैसे आपने बोला यू आर यूजिंग GCP, तो BigQuery आप यूज कर रहे हो, बैकग्राउंड में आपका एसक्यूएल सर्वर भी उसमें काम कर रहा होगा, ठीक है। बिकॉज जितना बड़ा ज्यादा डेटा उतना बेटर सॉफ्टवेयर का डिमांड होता है, उतना उस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर को डिसाइड करते हैं कि क्या क्या फिजिबिलिटी है, उसी के बेसिस पे सॉफ्टवेयर डिसाइड होता है, ओके। एंड DBMS का दूसरा सबसे बड़ा हेल्प आउट क्या है एज कम्पेयर टू एक्सेल, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम रहता है, वो हमारा इसमें नहीं आता। डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम होता है, डाटा इज कॉल्ड एंड डुप्लीकेसी, तो वो ये रिड्यूस कर देता है उसको। ये सारी चीजें जो रहती है, एटोमिसिटी मेंटेन करना और इंटीग्रिटी मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ये सब चीजें इसके अंदर बहुत आसानी से प्रोसेस की जा सकती है, ठीक है। सो हम लोग DBMS तो हमने देख लिया, बट हम जो स्टडी करने वाले हैं, जो मैंने आपको बोला ना, देयर इज सम सेट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज जो हमें प्रोसेस करनी है, समझनी है उन सब चीजों को। मैं आपको प्रैक्टिकली वो छोटे छोटे पार्ट्स के साथ में समझाऊंगा कि ये चीज, ये 2 टेबल्स हैं, इनको इस तरीके से मैनेज करना है, उसी तरीके से आपको उसको रखना है। बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी RDBMS, जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर हम मार्केट के अंदर थॉरली यूज करते हैं, that is called RDBMS. And RDBMS stands for Relational Database Management System, जिसके अंदर एक
पर्टिकुलर सेक्शन में आपका इसमें इन्वॉल्व करूंगा। मैं पावर बीआई में उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं उसको वो करना बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं उसको प्योरली मेंशन करूंगा और पूरा कंप्लीट डिस्कस करूंगा। दैट पर्टिकुलर टॉपिक नेम इज डेटा मॉडलिंग। अब डेटा साइंस या डेटा एनालिटिकल फील्ड में हो, दिस इज एन मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए कि डेटा मॉडलिंग आपको आनी चाहिए। डेटा क्लीजनिंग तो हमारा पार्ट होता ही होता है, डेटा मॉडलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। सो फॉर दैट पर्पस वी आर स्टडी व्हाट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी हिस्ट्री है, EF कॉर्ड वगैरह इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। यू कैन गो फॉर द 4th बुक, वहां पर आप पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इसका पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल टेबल्स आपकी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यू कैन सी देयर इज सर्टेन टेबल्स। सो इन टेबल्स का आपस में हम एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशन क्रिएट करके हम बहुत आसानी से कोई भी डेटाबेस में से कोई भी डेटा बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको इंस्टॉल करने के लिए बोले हैं, SQL सर्वर, MySQL, Oracle DB, आप किसी पर भी काम कर रहे हो, ऑल आर व्हाट RDBMS। हम अब RDBMS ही फॉलो अप करते हैं, हम कुछ और नॉर्मल सिंगल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो अप नहीं करते। ओके, सो दिस इज एन डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? यू कैन स्टडी ऑल दीज थिंग्स, ये रीड अप कर लेना, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ दिस वन इज द लास्ट पार्ट, मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस वाले में लास्ट पार्ट है, mention the issues with traditional file based system that make DBMS a better choice। so कुछ issues थे जो मैं आपसे बात कर रहा था, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। so what is the issues? integrity check, data isolations, atomicity, security and many more। integrity बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, जो आपका रिडंडेंसी हो गया, इनकंसिस्टेंसी हो गया। ठीक है, तो ये जो इश्यूज होते हैं, ये इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं किसके अंदर? ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल, नोटपैड, वर्डपैड, इन सब चीजों की। और जो कि आपको DBMS में ये सारी चीजें, आपको इन सब चीजों का सोल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, DBMS आपको इन सब चीजों का सोल्यूशन बहुत आसानी से देता है। दूसरा, कनेक्टिविटी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द DBMS। कनेक्टिविटी इज व्हाट यू कैन इजीली शेयर योर डेटा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कर सकते हो आप, कंट्रोलिंग द रिडंडेंसी इन द डेटाबेस, डेटा इंडिपेंडेंसी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, बैकअप आपका प्रोवाइड रहता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दिस, प्रोवाइड द बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी। होता था ना अपने इधर इंडिया में तो बहुत होता है, आप देखोगे तो कई बार पहले क्या होता था, इंश्योरेंस फाइल्स है, इंश्योरेंस क्लेम जाने नहीं देने, आग लगा दो ऑफिस में, डिजास्टर के नाम पे हम क्लेम रैंडम क्लेम प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, और दूसरा, फाइल जला दी या कुछ कर दिया, या फिर फाइलें हमारी जल जाती थी और सिस्टम क्रैश हो गया, भूकंप आ गया, सिस्टम क्रैश हो गया, सब खत्म। या कोई वॉर हो गई, आपका डेटा पूरा खत्म। तो ये होता था कि ये होते हैं डिजास्टर फॉर्मेट। ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, अगर एक्सेल में सेव होगा, आप हार्ड डिस्क में सेव रह गया, आपने सर्वर पे नहीं चढ़ाया उसको, तो आप उसे बैकअप भी नहीं कर सकते। तो बट डेटाबेस में ये बैकअप बहुत आसानी से प्रोसेस हो सकता है, बहुत आसानी से मैनेज हो सकता है। DBMS में सबसे बड़ा गेम इसी चीज का रहता है कि ये रिकवरी फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल होती है। तो जब भी आप अपना खुद का कंपनी खोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मेक श्योर रिकवरी फैसिलिटी सबसे महंगी फैसिलिटी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को आप जब लेते हो, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर आपको कोई डेटा रिकवर करना है, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है। दैट्स व्हाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत हाईली कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है, आपको बहुत लोग बहुत सारी चीजें बता देंगे। एक बार SBI की स्टोरी भी है। SBI का पूरा क्रेडिट कार्ड जीरो हो गया था, एक ऐसे ही डेवलपर वर्कआउट कर रहा था, लाइव सर्वर पे क्वेरी चला दी सर्वर की जगह, तो टेस्ट करने की जगह टेस्ट क्वेरी उसने लाइव सर्वर पे चला दी थी। एक सिंगल क्वेरी पूरा डेटा जीरो कर गई थी, तो सबके क्रेडिट कार्ड बिल जीरो हो गए थे। बट बैंक ने विद इन अ सेकेंड, उसका चार्जेस बहुत हाई पे था,
विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट पूरा डेटा रिकवर करके वापस एज इट इज जैसा था वैसा कर दिया. सो दिस इज द बेनिफिट और दिस इज द बिग पावर ऑफ द डेटाबेस. ठीक है. एंड डेटा सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है. इतना इंक्रिप्टेड आप कितना भी सेंसिटिव डेटा, आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा आप बहुत ज्यादा इंक्रिप्टेड करके उसको रख सकते हो. इतना इजीली वो आपको एक्सेस करने के लिए परमिशन ग्रांट नहीं करेगा. सो यू कैन सी सेंसिटिव डेटा आप अभी भी इंक्रिप्टेड रहता है. इफ यू वांट टू परफॉर्म अ ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन बिना ओटीपी के नहीं हो सकता. शॉर्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है, बिना ओटीपी के आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हो सकते, आप कितना भी ट्राई कर लो. ठीक है. या आप देखोगे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है. अमेजोन का देखो 2 फैक्टर सिक्योरिटी है, जीमेल में आपको 2 फैक्टर सिक्योरिटी है, सब जगह आपको 2 फैक्टर सिक्योरिटी मिलती है. मतलब यू नीड टू पुट योर पासवर्ड एंड उसके बाद आपको ओटीपी भी चाहिए उसके ऊपर. ठीक है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपको इसके अंदर यू एप्लीकेबल रहता है. एंड कनेक्टिविटी इज वेरी गुड. आप चाहो तो जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, हम उसमें लेना होता है, वी कैन क्रिएट द एपीआईज. ठीक है. एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हम क्रिएट कर लेते हैं और पूरा डेटा हम पूरा का पूरा पुश कर लेते हैं. तो कई बार मैं आपको ना एक छोटा सा पार्ट आपको बताऊंगा पाइथन के साथ में. मैं कैगल की एपीआई यूज करके पाइथन में पिकअप करके आपको बताऊंगा कि इस तरीके से भी आप पूरा डेटा पिकअप कर सकते हो विदाउट एनी डाउनलोड. बट नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए. करोड़ों डेटा, 1 CR 2 करोड़ या 1 करोड़ के आसपास मेरे पास एक डेटा की एपीआई है. मैं उसको प्रोसेस करके बताऊंगा. 10-15 मिनट लगता है, पूरा डेटा 1-1.5 करोड़ पूरा डेटा प्रोसेस होकर हमारे पास आ जाएगा. सो दिस इज अ पार्ट जो हमें इसमें स्टडी करना होता है. ठीक है. 5 मिनट और लूंगा, एक छोटा सा पार्ट और है वो भी बता देता हूँ. ठीक है. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ लैंग्वेजेस होते हैं. लैंग्वेज तो आपका एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है. वी डिवाइड इनटू की 4 सेक्शन. फर्स्ट वन इज डीडीएल, जो मैं आपको बता रहा था. मैं ऑफिशियल फॉर्मेट आपको बता दूंगा. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को बोलते हैं. इट कंटेन्स कमांड व्हिच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द डेटाबेस. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा. क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे बहुत छोटे छोटे कमांड्स रहते हैं, बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इन सब चीजों को परफॉर्म कर सकते हो. तो वी स्टार्ट फ्रॉम द डीडीएल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कवर अप करेंगे. सेकेंड, वी कवर अप द डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इट कंटेन्स कमांड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस. तो इसमें आपका सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, ये जो कमांड्स होते हैं वो आपके मेजरली वर्कआउट है. DCL, data control language, it contains commands which are required to deal with the user permission and control of the database. So you can also control the database, but हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा क्योंकि ये DBA वालों का काम होता है, हमारा काम नहीं रहता है. हमारा TCL से भी कोई लेना देना नहीं है. TCL is basically stand for transactional control language. Whenever you are working with the banking data, तो आपको इन पे वर्कआउट करना होता है. सो इसमें आपके बेसिकली 3 कमांड्स रहती है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट पे. कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट. फॉर एग्जांपल, आप कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे हो ऑनलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपका प्रोसेस हो गया. सपोज फजलोर ने 10 रुपीज का अमाउंट श्वेता के अकाउंट में भेजा, तो वो श्वेता के अकाउंट में पहुंच गया. तो सेम टाइम पे फजलोर के अकाउंट से 10 रुपीज डिडक्ट होंगे, वहां पर 10 रुपीज प्लस होंगे. That is called what? Complete query हमारी रन हुई. This is called what? Commit. Save point is what? फजलोर ने 10 रुपीज का ट्रांजेक्शन प्रोसेस किया, वो पार्शियली कंप्लीट हुआ है, वो बीच में आके अटक गया और वो वहीं रुका हुआ है किसी नेटवर्क इश्यूज की वजह से. अब जैसे नेटवर्क आया तो वो प्रोसेस हो जाएगा. तो जब वो बीच में अटका, एक पॉइंट पे वो रुका, वहीं पर रुका हुआ है फॉर द 24 आवर्स 48 आवर्स. दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेव पॉइंट. अब सेव पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो रोल बैक भी हो सकता है और कमिट भी हो सकता है. होता है ना, ट्रांजैक्शन आपका बीच में अटक गया, सामने वाले के पास पैसा नहीं पहुंचा है, तो उसका मतलब क्या है? 48 आवर्स या 24 आवर्स में आपको रोल बैक आ जाएगा या फिर वो सामने वाले के अकाउंट में ट्रांजेक्ट हो जाएगा. बीच में नहीं फंसेगा वो पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ठीक है. तो ये 4 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आप
आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है, DML एंड DDL पे। ओके, इज दिस क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट है इतने पार्ट में? नहीं सर, क्लियर। एक बार आप उसको इधर तक रीड कर लेना। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द एसेट प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा, नल वैल्यूज का फॉर्मेट क्या होता है, ब्लैंक स्पेस क्या होता है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वेरी कोरली अबाउट द डेटा वेयर हाउसिंग, क्योंकि आपको वेयर हाउस से इंटरेक्ट करना पड़ेगा कंपनीज के अंदर, एंड ऑल्सो डिस्कस विद द डेटा मार्ट, डेटा लेक, मैं ये भी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज डेटाबेस के डिफरेंट लेबल्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड ER डायग्राम ये मैं आपको बना के बताऊंगा, मैं आपको इसके दो डिफरेंट पैटर्न्स बताऊंगा, दिस इज एन ओल्डेस्ट स्टाइल, बट मैं आपको न्यू फॉर्मेट्स बताऊंगा उसके अंदर कैसे काम करते हैं। ओके, आप लोग एक बार इसको प्रोसेस करना, और अगर आपके टूल्स में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार अच्छे से, और कल हम लोग पूरा टाइम इसी पे देंगे कि हमारे टूल का अच्छे से, मतलब आप दोनों के पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। पहले टूल रिजॉल्व करेंगे अपन। Okay, any question, any doubt, Shweta? No sir. ठीक है, सो आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोग टूल पे वर्कआउट करो। फजलो, मैं आपको आज वीडियोस भेजूंगा कुछ, प्लीज उस पर देखना थोड़ा सा, आपके MySQL आपका इंस्टॉल हो जाए मैक में, तो वो प्रोसेस करके देखना, ठीक है। श्वेता, आपका कल हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, छोटा सा पार्ट है, वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपका टूल एक्सेस में लेके मैं आपके में इंस्टॉल करके देखूंगा, ठीक है। ट्राई करना कि वो आप अनइंस्टॉल कर सको उसको, अगर आप अनइंस्टॉल कर लेते हो तो और बेटर होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है, तो कल हम लोग फिर से कनेक्ट करते हैं, इसके आगे देखेंगे आप इसको। थैंक यू। Thank you sir. Yes, sir.